यानी थोड़ा सा मैं आपको महाराष्ट्र की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में विपक्ष को लेके कंफ्यूजन है क्योंकि शिवसेना वहाँ फूट चुकी है, एनसीपी फूट चुकी है, कांग्रेस के कुछ नेता इधर उधर जा चुके हैं। लेकिन शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके पास एक इमोशनल या आप कहे भावनिक मुद्दा है कि पार्टी टूट चुकी है, घर टूट चुका है। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पक्ष के सामने ये कि ये भावनिक मुद्दा जो है या इमोशनल कार्ड जो है? ऐसा है, मैं भी मानता हूं कि इस बार ये इमोशनल जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में है, युति के पक्ष में है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी ऑफिशियली हमारे साथ है, और इसलिए लोगों को लगता है कि परिवार की सत्ता भूख के कारण बाला साहब के सपने को क्यों तोड़ा इन लोगों ने। एक परिवार की भलाई के लिए, अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए बाला साहब की इतनी बड़ी विरासत। बाला साहब तो शिव सैनिकों के लिए जीवन खपा दिया था, तो शिव सैनिकों के सम्मान के लिए जो शिवसेना काम कर रही है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो आज हमारे साथ है। और इसलिए महाराष्ट्र का मतदाता भावना से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक शरद राव का मामला है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं है जी। वो कितना ही इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाए, महाराष्ट्र की जनता के गले कैसे उतरेगा? ये प्योरली उनका फैमिली प्रॉब्लम है जी, घर का झगड़ा है कि विरासत काम करने वाले भतीजे को गया है कि विरासत बेटी है तो बेटी को दे, झगड़ा उसका है जी। तो सिंपैथी के बजाय नफरत का वातावरण है कि भाई इस उम्र में परिवार को संभाल नहीं सकते हैं, वो महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? तो सारा इमोशंस हमारे पक्ष में है। और दूसरा, जो कालखंड में सरकार उन्होंने चलाई साहब, सारे काम भारत की पॉलिटिकल पार्टी की मूलभूत विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे गए उसके विपरीत की है। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ बाला साहब ठाकरे का बेटा बैठे, ये गुस्सा भरा पड़ा है महाराष्ट्र में जी। सावरकर का अपमान करने वालों के साथ कोई बैठे तो लोगों के मन में दिखता है, अरे बाला साहब ने तो हमें ये कहा था, इनके बच्चों में सत्ता लालसा ऐसी आ गई। तो इमोशंस इस तरफ है, गुस्सा उनके सामने है जी। आपने अभी विरासत की बात की। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे, और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था, वो आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे। आप अब विरासत की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजें हैं, वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहिनी को फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका, भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले क्या कीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूँगा ही करूँगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है। और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उनकी मदद करूँगा परिवार के नाते। जहाँ तक बाला साहब ठाकरे के विचार है, मैं उनके लिए जीऊँगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए, उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था। तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, कर्ज भूल नहीं सकता हूँ। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज़्यादा एमएलए हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है, वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था, और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियां दें, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है। और इसलिए उनके पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूँ, और भगवान करे मैं जीवन भर उनका आदर करता रहूँ।
देखिए वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था, आप पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी।